गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजय बर्गे अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ आगे भी बताया है और आगे भी बताऊंगी। तो आज चलो समझ लेते हैं कि क्या है इसके फंक्शंस। कहने को तो ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं लिख पाते एग्जाम में इसके बारे में। हम बहुत आसानी से कह देते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब मैनेजमेंट के फंक्शन है, लेकिन एक्चुअली इनकी कीवर्ड्स क्या है, वर्थ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके क्या काम किस तरीके से होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेरे बोर्ड पे देखोगे तो मैंने एक सर्किल बनाया है और उसके 5 पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट्स ही, अगर हम ये मान लें कि ये सर्किल जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो 5 पॉइंट्स कहना चाहिए, ये पोल्स कहना चाहिए, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। किसी भी संगठन की सफलता एक्चुअली उसके मैनेजमेंट पर है, और किसी भी मैनेजमेंट की सफलता एक्चुअली उसके फंक्शंस पर है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इसके पोल्स कौन से हैं जरा देखो। ये वो पिलर्स हैं जिस पर ये संस्था टिकती है। एक है प्लानिंग। प्लानिंग यानी नियोजन करना, योजना बनाना। ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित होना, संगठन करना। स्टाफिंग यानी लोगों की नियुक्ति को करना। डायरेक्टिंग निर्देशन देना, और कंट्रोलिंग नियंत्रण करना। ये 5 मोटे प्रोमिनेंट फंक्शंस हैं जो कि मैनेजमेंट के कहे गए हैं। और क्रुंज ओडोनल ने तो ये तक भी कह दिया था कि अगर एक्चुअली मैनेजमेंट को समझना है और उसके प्रभाव को देखना है तो इन 5 कामों को आप कर लीजिए, हर जगह आपको मैनेजमेंट नजर आएगा। क्रुंज ओडोनल ने कहा था ये, राइट। और इसके अलावा कई एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है वो ये कहते हैं नथिंग इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 वर्क्स। पोस्ट कॉर्प का नाम दिया था उन्होंने। किसका? पोस्ट कॉर्प का। जरा ध्यान से सुनिएगा। पोस्ट कॉर्प क्या है? पोस्ट कॉर्प, P it stands for planning, O is for organizing, S for staffing, D for directing और decision making, C और O को चाहे तो आप coordinating मान लीजिए और चाहे तो आप controlling मान लीजिए, दोनों ही होते हैं। R is reporting and B for budgeting। सब कुछ कवर कर लिया, ना केवल प्लानिंग से लेकर के पैसे तक, क्योंकि पैसे के बेस पर ही प्लानिंग होती है, ये बात आप मान के चलो। और बिना प्लानिंग के पैसे का कोई रोल नहीं है। आपकी प्लानिंग साउंड होनी चाहिए, तब तो आप अपने कम पैसे से भी एक अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। और अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो बहुत सारा पैसा होकर के भी आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो इसका मतलब पोस्ट कॉर्प समझ लो तो भी समझ में आ जाता है कि मैनेजमेंट क्या है। हम यहाँ पे 5 मोटी बातें करेंगे। इन 5 मोटी बातों की एक एक छोटी बात भी पकड़ लेंगे ताकि अपने को याद करने में आसानी हो जाए। देखो, देसी तरीका है याद करने का कि आप हर चीज का एक कीवर्ड पकड़ लिया करो, और अगर कीवर्ड याद रह गया तो आपको हमेशा के लिए वो चीज याद रह जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है ये वो समझो। ये कहता है प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक्चुअली इज द ब्रिजिंग। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग में हम ये देखते हैं क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कौन इसको करेगा, किस तरीके से करेगा। ये सारे H और WH के जो आंसर होते हैं ये हमें प्लानिंग के जरिए मिलते हैं। तो प्लानिंग को हम ये कह सकते हैं, अगर प्लानिंग को समझना है कि क्या है प्लानिंग, तो प्लानिंग इज अ ब्रिज। मैंने एक वर्ड लिख दिया है, ब्रिजेस द गैप। वो अंतर को खत्म करता है, पाट देता है, यानी उसको एक फ्लैट समतल प्लेटफॉर्म दे देता है जो कि 2 सिरों को जोड़ दे। अब उस गैप को खत्म करने में वो क्या करता है वो समझिएगा। जहां पर हम हैं और जहां पर हम जाना चाहते हैं, फिर से सुन लेना ध्यान पे, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको पाटने का काम, भरने का काम करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो, राइट। क्रुंज ओडोनेल का नाम मत भूलिए। मैनेजमेंट में मैं कई बार आपको ये नाम बोलूंगी, क्रुंज ओडोनेल। आपकी बुक में आपको ये नाम मिलेगा। और वो ये क्या कहते हैं, यही वो तरीका है जिससे प्लानिंग के जरिए हम हर चीज, हर समय, हर जगह कर सकते हैं।
अगर हमने एक अच्छी प्लानिंग करी है तो आज हम अगर यहाँ हैं और हम जाना यहाँ चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल विद द साउंड प्लानिंग। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लानिंग से हमने ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब दूसरी बात करो, प्लानिंग की अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को भी समझ लो। प्लानिंग से हमें डायरेक्शन में आसानी होती है, प्लानिंग से हमें अनसर्टेनिटी का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने में आसानी होती है। हम ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज से बच जाते हैं, उसको कम कर देते हैं। हम नए नए आइडियाज पे काम कर सकते हैं, इससे प्रमोशन मिलता है हमें उनका आइडियाज पे काम करने के लिए। हमारा डिसीजन मेकिंग साउंड होता है और हमारा कंट्रोलिंग करने का जो स्टैंडर्ड होता है वो एक डेवलप होता है, सेट होता है। ये प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी बता रही हूं मैं आपको मैं केवल फंक्शन नहीं बता रही हूं, उसके अंदर की डेप्थ भी बता रही हूं। तो आपको इसी एक क्लास में बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। तो प्लानिंग समझ में आया, उसकी डेफिनेशन मैंने बताई आपको, उसकी इंपॉर्टेंस भी बताई। अब प्लानिंग में हम करते क्या है वो समझो बात को। हम करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है उनको फोकस करना। हम क्यों को ये प्लान करना चाहते हैं, तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। हमें अपने मैनेजमेंट के फंक्शन में जो प्राइमरी फंक्शन है जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। उसके हिसाब से हमने आगे काम करना होता है। हम इसे कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं और फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग से हम अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। जो हो गया, जो बीत गया उसको भूलो। अब हमें करना क्या है, कहाँ पहुंचना है, क्या चाहते हैं हम, उसको फोकस करते हुए हम आज को संवारते हैं। राइट? तो पास्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्चुअली ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्यूचरिस्टिक। राइट? तो आगे की बात हमारी ये मेंटल एक्सरसाइज को करवाता है। देखो, एग्जीक्यूशन हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज को प्रमोट करता है और प्लानिंग हमेशा मेंटल एक्सरसाइज को प्रमोट करती है। तो हमारी मानसिक जो अभ्यास है या मानसिक व्यायाम अगर हमें कहना चाहिए, वो हमारा प्लानिंग से होता है। जब हम प्लानिंग को अच्छे से बनाते हैं, एक साउंड प्लानिंग करते हैं, इसका मतलब हमने एक बहुत बढ़िया मेंटल एक्सरसाइज की होगी और उसको पेपर पे लेके आते हैं। जो हमारे दिमाग में है उसको पेपर पे लाओ, पेपर से प्लेन पे लेके आओ। प्लेन का मतलब मैदान। इट इज अ प्रोसेस टू द कन्वर्जन ऑफ मेंटल एक्सरसाइज ऑन टू द पेपर एंड फ्रॉम पेपर टू द प्लेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारे दिमाग में जो था उसको हमने कागज पे लाए, कागज से हम मैदान पे लेके आएंगे। तो जो दिमाग और दिमाग से कागज पे लेके आए हैं, इट इज अ प्लानिंग, और कागज से मैदान पे जो प्लेन तक लेके आएंगे, यानी पेपर से प्लेन तक का जो सफर होगा, दैट इज द एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन और क्रियान्वयन। मैं हिंदी इंग्लिश सारों में बता रही हूँ आपको। तो ये जो क्रियान्वयन है, इस क्रियान्वयन के लिए जो पहला स्टेप है दैट इज अ नियोजन। राइट? तो ये नियोजन ही आपका साउंड होना जरूरी है। तो यही उसके फंक्शन में, उसके फीचर में या उसके प्रोसेस में काउंट होता है। जब हमें ये समझ में आ गया कि प्लानिंग के ये फीचर है कि कंटिन्यूअस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक है, मेंटल एक्सरसाइज है, ये सारी जब बात समझ में आ जाती है तो हम इसके प्रोसेस में सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेते हैं। फिर हम हमारे ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। ऑल्टरनेटिव्स को ना केवल आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि हम उसको इवेलुएट भी करते हैं। देन वी सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, देन इम्प्लीमेंट द प्लान एंड लास्ट इज फॉलो अप। हम फॉलो अप भी करते हैं। जो हमने सोचा था क्या वो हमने पाया, कहीं उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं। अगर डेविएशन आता है तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द डेविएशन। दिस इज द एक्चुअल पॉइंट। प्लानिंग करना इट्स नॉट अ बिग टास्क, नॉट अ चैलेंज। द चैलेंज इज कि कहाँ हम जाना चाहते थे और कहाँ हम एक्चुअली पहुंचे। व्हाट वी हैव द स्टैंडर्ड एंड व्हाट वी हैव द एक्चुअल डेस्टिनेशन। इन दोनों के बीच का गैप अगर ज्यादा आया है तो इसका मतलब प्लानिंग में आपकी गड़बड़ी हुई है। अगर प्लानिंग अच्छी थी तो इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हुई है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपका अगर अंतिम रिजल्ट जो है, एंड रिजल्ट है, वो नहीं है जो आपने स्टार्टिंग में सेट किया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप है, लूप होल है और आपके वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हुए हैं। TME का आप हमेशा याद रखिए, हाउ टू यूज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ TME। सोचो क्या है TME? टाइम, मनी और एनर्जी। टाइम, मनी एंड एनर्जी, ये तीन वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पैसे के साथ साथ इंपॉर्टेंट है। मतलब मनी तो है ही है इंपॉर्टेंट, टाइम और एनर्जी इज ऑल्सो एज एसेंशियल, एज इंपॉर्टेंट एज द मनी। तो टाइम और एनर्जी को अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया, मान के चलना मनी तरीके से यूज हो गई।
तो ये कैसे संभव होता है? एक तो प्लानिंग से और एक कंट्रोलिंग से। तो कंट्रोलिंग जब हम कवर करेंगे तब मैं वापस से बताऊंगी ये चीजें कि हम किस तरह से हम इन दोनों तीनों चीजों को ध्यान में रखते हैं। पर स्टार्टिंग में हमें प्लानिंग भी इसी बात को ध्यान में रख के करनी होती है कि हाउ टू यूटिलाइज द मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम मैनर ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। ठीक बात है। अब जब हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने जो सोचा था क्या वो हमने पाया या नहीं पाया। तो दिस इज द प्लानिंग। अच्छा, एक चीज और आप देखेंगे, मैंने इस सर्किल में ये सब इंटरकनेक्टेड है। ऑल द फंक्शंस आर इंटरकनेक्टेड। यू कैन नॉट सेपरेट द प्लानिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम द स्टाफिंग और स्टाफिंग फ्रॉम द कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। ऑल आर इंटरवीव्ड, इंटर रिलेटेड। प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग का मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग के मतलब स्टाफ नहीं कर सकते, स्टाफिंग किया तो कंट्रोल करना तो और ज्यादा जरूरी हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरवीव्ड, अंतर्गुथित है और अंतर्निहित है, अंतर संबंधित है। यही कारण है कि मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तालमेल, एक वर्ड है तालमेल, बैलेंसिंग, तालमेल होना, समन्वय होना। और बिना समन्वय के बेकार है आपका कोई भी चीज को करना। इन सब के अलावा मैं तो कहती हूँ कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप इज ऑल्सो देयर। Whenever we are talking about the management function, there is leadership, there is communication. Without having the leadership and without having the communication, nothing is important, nothing is possible, right? तो ये बात समझ में आई? तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लेना। अभी हमने प्लानिंग कर लिया, अब आ जाते हैं अपन ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग का कीवर्ड देखिएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है अनुकूलतम हम उपयोग करें। मैक्सिमम और ऑप्टिमम ये वर्ड बहुत बार आपने पढ़े हैं मैनेजमेंट में। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकाधिक, इन द क्वांटिटी मैनर, एंड ऑप्टिमम का मतलब होता है इन अ क्वालिटेटिव मैनर। अनुकूलतम, द बेस्ट यूटिलाइजेशन, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। जितना हम अपनी एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी के साथ में कर सकते थे, क्या हमने उतना किया? देखो, एक बात होती है, व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई डू। फिर से सुनना, व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई डू। मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या करता हूं, दो अलग अलग बातें हैं। मैं करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है, मुझे कोई अप्रेजल नहीं है, मुझे कोई प्रमोशन नहीं है। व्हाई आई विल डू? मैं क्यों करूं? कोई ना कोई मोटिवेशन, टेम्पटेशन, अप्रेजल, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो मैग्नेटिज्म पैदा करती हो कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या करता हूं। Without having the pressure of the performance of the or the punishment, we don't want to do. We don't want to do. This is the natural human tendency कि हम क्या कर सकते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करते हैं। और हम करते केवल वही हैं जितनी हमारे को जरूरत होती है। ये जरूरत हमारी होती है, संस्था की जरूरतों के लिए हम नहीं करते। और ये संस्था के ऊपर, उस मैनेजर के ऊपर ये दमखम होना चाहिए कि संस्था की जरूरत को वो कैसे एक व्यक्ति की जरूरत में कन्वर्ट करे और उसको उस काम के लिए आगे प्रोत्साहित करे कि वो जो कर सकता है क्या वो एक्चुअली करता है। यही है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स एंड रिसोर्सेज है। मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि सोर्स और रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो आप उनको देखिए, आपको समझ में आएगा कि सोर्स और रिसोर्स का क्या खास अंतर होता है। तो अब जब बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की, आपको काम को व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको अपने काम को बांटना होगा। डिवीजन ऑफ वर्क, आपको काम को बांटना होगा फंक्शंस में, सब फंक्शंस में, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज में, ताकि कि आप एक पर्टिकुलर स्किल्स को पर्टिकुलर काम सौंप सको। एलोकेशन ऑफ द वर्क इज एज इंपॉर्टेंट एज द डिवीजन ऑफ द वर्क। इफ यू आर परफेक्ट इन डिवीजन ऑफ द वर्क, देन यू कैन एलोकेट द वर्क एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स। आदमी की योग्यता के अनुसार उसको काम दीजिए। अगर आप उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम देते हैं तो मान के चलना आप बहुत सारे वेस्टेज और बहुत सारी यूं कह लो बहुत सारी चीजों को रोक लेंगे, आप कंट्रोल कर जाएंगे और कई चीजों को आप गेन कर जाएंगे। बेस्ट रिजल्ट्स पाएंगे, टाइमली रिजल्ट्स पाएंगे, एक मोटिवेशन पाएंगे, एक एंथुसियाज्म होगा, उत्साह होगी, उमंग होगा। तो ये जो सारी चीजों की क्यों हुआ? आपने सही व्यक्ति को सही काम दे दिया। और अगर आपने इसमें इन्वर्स कर दिया,
काम कर सकता था वो ए टाइप का, काम दिया उसको आपने बी टाइप का, तो वो बहुत ही फेडअप होगा, बहुत ही प्रेशर के साथ काम करेगा, बिना मन के काम करेगा, रेस्टलेस रहेगा और रिजल्ट्स बेकार देगा। टाइम, मनी और एनर्जी तीनों का वेस्टेज होगा। तो दैट्स वाई ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप काम को बांटो, लोगों की योग्यता के अनुसार काम को एलोकेट करो, देन यू विल गेन द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स को लेने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो एक्चुअली ये एक प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों के ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, काम को बांटते हैं, फिर हम डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ऑथोरिटीज को देते हैं और फिर हम उसमें रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ताकि कि हम लोगों से एफिशिएंटली काम करवा सके। समझ रहे हो, एक एक चीज इंटर रिलेटेड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूंगी तो इससे हमें स्पेशलाइजेशन की फसल को काटने में मदद मिलती है। लोग जो कर सकते हैं उनकी उस क्वालिटी को यूज, उसकी स्किल्स को यूज करने का मौका मिलता है। हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, हम एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं, हम एक्सपेंशन कर पाते हैं यानी विस्तार कर पाते हैं और ग्रोथ कर पाते हैं। देखो, एक्सपेंशन और ग्रोथ दो चीजें हैं, विकास करना और विस्तार करना। हॉरिजेंटल वे में तो होता है विस्तार करना और विकास करना यानी ग्रोथ करना, दैट इज द वर्टिकल। आप ग्रोथ करते हो ऐसे और एक्सपेंशन करते हो ऐसे। एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में ना केवल एक्सपेंशन बल्कि ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ अगर हो रही है तो एक्सपेंशन भी होना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही संबंध है जैसे वेलफेयर और डेवलपमेंट में होता है। आप डेवलप कर रहे हो अगर लोगों को तो वेलफेयर ऑटोमेटिक होगा ही होगा। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, द वेलफेयर ऑफ द पीपल विल बी ऑटोमेटिकली डन। ठीक बात है। तो इस तरीके से एक्सपेंशन ग्रोथ हो जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का आपस में, क्योंकि ऑर्गेनाइज अगर आप करते हो तो जो व्यक्ति जो काम कर सकता है, अगर आज ए डिपार्टमेंट को डी डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति के स्किल्स की जरूरत है तो आप इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन रखो, आपका काम बहुत आसानी से आराम से हो जाएगा। इन हाउस रिक्रूटमेंट, इन हाउस एडजस्टमेंट्स केपीओ कहते हैं, और इस तरीके से काम को कर जाएंगे और एक नए बदलाव का संकेत होता है हमेशा एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी ऑर्गेनाइजिंग से। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑलवेज क्रिएट द स्कोप फॉर न्यू चेंजेस, ये एक खास बात है। हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें काम को बांटना है, उसके बाद हमें डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, फिर हमें डिपार्टमेंट का लिंकिंग करना है, जोड़ना है, असाइन करनी है उनकी ड्यूटीज को, उनकी जितना भी स्ट्रक्चर है उसको हायरार्किकल उसका एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क डायरेक्ट तैयार करना है ताकि कि हम काम को बेहतरीन करके तरीके से एलोकेट करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ये तो हो गई बात डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग की। अब जरा आ जाते हैं अपन स्टाफिंग पे। अब स्टाफिंग क्या है, वो क्या कहती है? स्टाफिंग का मतलब है लोगों की नियुक्ति करना। अब स्टाफिंग में क्या होता है ये बात को समझो। मैंने इसका कीवर्ड दिया है पुटिंग पीपल टू द जॉब, लोगों को काम पे रखना, यही है एक्चुअली स्टाफिंग। अब इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम जो मैनेजर जो होता है ना, वो लोगों की ना केवल भर्ती करता है, उनका सिलेक्शन भी करता है, उनका लोगों का डेवलपमेंट भी करता है और एक कैपेबल एम्प्लॉय में कन्वर्जन करता है। एक कैपेबल एम्प्लॉय हमेशा रॉयल होता है और यही उसकी लॉयल्टी होती है और यही एक संस्था की एसेट्स है। हाउ टू टेम पीपल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चैलेंज है। आप अपने लोगों को कैसे अपनी संस्था में बना के रखोगे, हाउ टू रिटेन द पीपल, कैसे बना के रखोगे? तो इसका मतलब एक बेहतरीन स्टाफिंग अगर आपने की होगी तो लोग ना केवल आपसे जुड़ेंगे बल्कि जुड़े रहेंगे। दोनों में अंतर है, ना केवल जुड़ेंगे बल्कि जुड़े रहेंगे। तो जुड़ना तो है एक बार की प्रक्रिया और जुड़े रहना है एक लंबी प्रक्रिया। लंबी प्रक्रिया का मतलब है यहाँ पे रिटेंशन है, लोग यहाँ पे स्टिक रहेंगे और एक लेबर टर्नओवर जो होगा वो लो हो जाएगा। अगर एक संस्था की सफलता को देखना है तो हमेशा लेबर टर्नओवर को देखो, ना केवल प्रोडक्शन टर्नओवर को देखो बल्कि लेबर टर्नओवर को देखो। इफ देयर इज अ लो लेबर टर्नओवर दैट मींस दिस इज द की पॉइंट ऑफ द सक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बात है। तो ये बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं। स्टाफिंग में क्या होता है?
स्टाफिंग से हमें सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को फिल करने में मदद मिलती है, हमें चैलेंजेस को compete करने में मदद मिलती है, डेवलप कर पाते हैं हम चैलेंजेस के लिए, अपने लोगों को तैयार कर पाते हैं, प्रोफेशनलिज्म और पर्सनलिज्म जो है वो रिटेन होता है, लोग बने रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, लोगों की स्किल्स का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इसके अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे तो हम ना केवल पहले लोगों की मैन पावर कितनी हमें चाहिए, एचआरएम में हम पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, फर्स्टली वी हैव टू एचआरपी, हमें एचआर प्लानिंग करना पड़ता है, फिर हम उसका लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल वगैरह 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 बहुत कुछ करते हैं, तब हम स्टाफिंग के जरिए हम बेहतरीन रिजल्ट ले पाते हैं। अब जरा आते हैं अपन डायरेक्टिंग के लिए। डायरेक्टिंग में कीवर्ड लिखा है मैंने गाइडिंग और लीडिंग, मार्गदर्शन करना या लीड करना, नेतृत्व करना, है ना। अब गाइडिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में क्या होता है, आपके पास में कहते हैं एक देसी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा वैसी ही होती है। अगर राजा एक्टिव है प्रजा अपने आप एक्टिव हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है कामों में। और अगर राजा आलसी है तो प्रजा को बहुत कुछ आता हो तो भी वो नहीं करती, क्योंकि राजा ही हमारा तो ऐसा है तो हम क्यों करें, जरूरत ही नहीं है। जैसा नेता होगा वैसे ही तो उसके फॉलोअर्स होंगे, इसीलिए डायरेक्टिंग करना जरूरी है। सही दिशा में सही निर्देश देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली यूं कह सकते हैं डायरेक्टिंग इज नथिंग बट गाइडिंग एंड लीडिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इसमें केवल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है किसी भी सुपीरियर के द्वारा किसी जूनियर को या सबऑर्डिनेट्स को, बल्कि ये सुपरवाइज किया जाना, गाइड किया जाना, मोटिवेट किया जाना, या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कैसे अचीव करना है, इसके लिए इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने का काम है एक्चुअली डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग को हम ये कह देते हैं, ये एक्टिवेट करता है उन डील्स को जिसमें एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने एक प्लान को कंप्लीट करने में सहायता देता है या उनके लिए एक रास्ता बनाता है। तो डायरेक्टिंग का क्या फायदा होगा, इससे हम किसी भी काम को करने के लिए इनिशिएट कर पाते हैं, हम मैक्सिमम आउट ऑफ एम्प्लॉइज का बना पाते हैं, उसका जो वो अपना दे सकता है, टैलेंट दे सकता है, उसकी कैलिबर को एक्सप्लोर कर पाते हैं। देखो एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लोरेशन दो अलग अलग शब्द है। एक्सप्लॉयटेशन में तो शोषण होता है और एक्सप्लोरेशन में हम विदोहन करते हैं, यानी वो जितना दे सकता है उसको हमें लेना, अननेसेसरी ज्यादा नहीं, नेसेसरी या रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी टैलेंट को यूज करना, दैट इज द एक्सप्लोरेशन। तो डायरेक्टिंग जो होता है वो एक्सप्लोरेशन को फोकस करता है, जबकि नॉन डायरेक्टिंग जो होता है वो एक्सप्लॉयटेशन को फोकस करता है। तो ऑलवेज फोकस ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय, राइट, तभी हम एक संस्था को सफल बना सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरिटी मिलती है कि हमारा हर एक व्यक्ति किस काम को पर्टिकुलर कर सकता है। डायरेक्टिंग करने से हमें यह समझ में आता है कि किस तरह से हम उसे स्टेबल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टिंग के जरिए हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज हुई हमारे डायरेक्टिंग से। अब जरा आते हैं अपन कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक्चुअली एक इंश्योरिटी है। किस चीज की इंश्योरिटी है? वो इंश्योर करता है कि हम अपने जो भी परफॉर्मेंस है लोगों की, उसको हम किस तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। अगर इसे एक प्रोसेस करें तो ये कहता है रिसोर्स जितने भी हमारे पास में ऑब्टेन्ड है, हम उसको कितना एफिशिएंटली यूज करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाते हैं। यही है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में हमने क्या तो पाया और क्या हमने पाने की सोची थी, इन दोनों के बीच में इवैल्यूएशन होता है उस परफॉर्मेंस का जो कि हमारे लोगों में होती है, राइट। तो इसमें हम एक करेक्टिव मेजर्स अप्लाई करते हैं ताकि कि हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पा सके। जॉर्ज आर टेरी और फ्रैंकलिन ने इस बारे में बहुत कुछ कहा है। तो ये जो कंट्रोलिंग है, ये कंट्रोलिंग एक्चुअली परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है और इंश्योरिटी है, ताकि हम अपने जो टाइम, मनी और एनर्जी है उसके वेस्टेज को टाइमली रोक सकें। अगर अच्छी प्लानिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग अपने आप अच्छा होता है, अगर प्लानिंग में कमजोरी होती है तो कंट्रोलिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है। और जो अभी मैंने बताया डायरेक्टिंग में एक्सप्लोरेशन होता है, वो कब एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, टोटली डिपेंड्स ऑन द कंट्रोलर। अगर प्लानिंग साउंड होती है तो कंट्रोलर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लोग अपने आप कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग में मजबूती नहीं होती तो कंट्रोलर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है और ये डायरेक्टिंग के रिजल्ट्स को बदल देता है। डायरेक्टिंग एक तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो लोगों को और एक एक्सप्लॉइट करने लग जाते हो।
तो ये ध्यान रखना होगा कि इसलिए ये इंटर रिलेटेड है सारी चीजें, प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, स्टाफिंग से आपका डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग। तो ये तो सारी मैंने आपको मोटे मोटे 5 फंक्शन विद डिटेल बता दिए। उसमें ना केवल मैंने आपको फीचर बताया, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी प्रोसेस तक को भी बता दिया है। अब जरा बात समझो, अगर हम कहें ये एक संस्था है, उसमें हमने डाला इनपुट और हमने पाया आउटपुट, लेकिन ये जो कन्वर्जन हो रहा है, जिसको अपन प्रोसेसिंग कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या कन्वर्जन कहते हैं, व्हाट एवर इट इज, उसमें हमने 3 चीजों को डाल दिया मोटी मोटी तौर पे। मैंने यहाँ पे 7 बातें बताई, यहाँ पे मैंने 5 बातें बताई और यहाँ पे मैं आपको 3 बातों की बात कह रही हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। POC, POC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। और यही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को ध्यान रख लो, अपने आप डायरेक्टिंग भी हो जाएगी, अपने आप कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा, अपने आप रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, अपने आप लीडिंग एंड कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। इफ यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज प्रोमिनेंट 3 फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता। ये था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। होपफुली आपको ये डिटेल में जो मैंने बताया है ना केवल समझ में आया होगा, बल्कि इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और एक नई अप्रोच भी डेवलप हुई होगी। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।